नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम एसएससी सीएचएसएल के पुराने पेपरों में पूछे गए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सूटेबल फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन टाइप जो पेपर होता है उनके लिए सबसे सूटेबल इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है। तो ऑप्शन टाइप अगर आप जैसे आप एग्जाम देते हो तो उसमें आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो ऑप्शन चूज करने के लिए कौन सा सही है, उसके लिए OMR जो शीट होती है वो बिल्कुल सही होती है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडिंग और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि जो आपकी OMR शीट होती है उसको चेक करने के लिए जो हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क्ड डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स फॉर्म सच एज सर्वे एंड टेस्ट। यानी कि यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जो है टेस्ट देते हैं, उनमें जो आप सिर्फ मार्क करते हो, ठीक है, ब्लैक पेन से, बॉल पेन से या फिर पेंसिल से आप मार्क करते हो। तो उनको रिकॉग्नाइज, उनको देखने के लिए, उनको चेक करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, टेलनेट इज अ डैश। तो टेलनेट क्या है? टेलनेट जो है एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट का मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। टेलनेट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन नेटवर्क में भी जो है टेलनेट जो प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोवाइड अ बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूजिंग ए वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। यानी कि किन्हीं भी दो कंप्यूटर, यानी कि एक तरह का लैन नेटवर्क है, किसी बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है लैन नेटवर्क में, तो अगर एक कंप्यूटर से आप किसी दूसरे, तीसरे या चौथे कंप्यूटर को जो है एक्सेस करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो उस समय हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करके, ठीक है, कमांड यूज करके, ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, द टर्म ODBC स्टैंड फॉर। तो ODBC की फुल फॉर्म क्या होती है? ODBC की फुल फॉर्म होती है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, आइकन्स आर डैश कमांड। तो आइकन जो होते हैं वो किस प्रकार की कमांड होती हैं? जैसे आपका जो मोबाइल है उसमें आपने देखा होगा अलग अलग तरह के आइकन है, क्रोम के लिए अलग है, ब्राउजर के लिए अलग है, आपके मैसेज के लिए, व्हाट्सएप के लिए अलग अलग जो पिक्चर होती हैं वो आइकन होते हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर में भी माई कंप्यूटर का, रिसाइकल बिन का, तो ठीक है, तो अलग अलग जो पिक्चर दिखाई देती है उन पिक्चर से हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार का ऑप्शन है, कौन सी ये कमांड है। तो वो सब क्या है? आइकन्स आर पिक्चर कमांड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, वो आपकी पिक्चर कमांड होती है। पांचवा प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS DOS एक्सटर्नल कमांड। तो इनमें से MS DOS के अंदर कौन सी एक एक्सटर्नल कमांड है? तो DIR यानी कि डायरेक्टरी कॉपी कमांड और जो प्रॉम्प्ट कमांड है, ये तीनों आपकी इंटरनल कमांड है, लेकिन जो फॉर्मेट कमांड है वो एक एक्सटर्नल कमांड है। एक्सटर्नल यानी कि ये कमांड एक्सटर्नल डिवाइसेस पर काम करती है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द फॉर्मेट कमांड इज ए कमांड प्रॉम्प्ट कमांड यूज्ड टू फॉर्मेट ए स्पेसिफाइड पार्टीशन ऑन ए हार्ड ड्राइव। यानी कि आप सब जानते हैं कि जो हार्ड ड्राइव होती है वो दो तरह की होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। तो हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशन बनाने के लिए, ठीक है, हार्ड ड्राइव को अलग अलग पार्ट में बांटने के लिए, D ड्राइव, C ड्राइव, E ड्राइव, ठीक है, तो वो पार्टीशन होते हैं, उनमें बांटने के लिए हम फॉर्मेट कमांड का यूज करते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ MS DOS का इस्तेमाल करें तो। ठीक है, अदरवाइज हम जो है हमारे विंडो के अंदर बड़ी आसानी से जो है इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ MS DOS के अंदर अगर हम पार्टीशन करना चाहते हैं उस समय हम फॉर्मेट कमांड का यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट ड्राइव विदाउट यूजिंग ए कमांड। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप बिना कमांड का इस्तेमाल किए भी ड्राइव को जो है पार्टीशन में बांट सकते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर्मेट कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, इन DOS द DIR कमांड इज यूज टू। DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर DIR जो कमांड होती है उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी, चाहे वो C ड्राइव है, E ड्राइव है, तो किसी भी ड्राइव के अंदर उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है, उसके अंदर कौन कौन से फाइलें हैं, कौन कौन से फोल्डर हैं, उन फोल्डर के अंदर दूसरे कौन से फोल्डर हैं, तो वो सब आपके जो है DIR कमांड के माध्यम से पता कर सकते हैं। ठीक है, पर्पज यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है? डिस्प्ले डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज स्टोर्ड ऑन डिस्क। यानी कि डिस्क के अंदर जितने भी फाइल हैं, जितने भी डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर हैं, उनको डिस्प्ले करता है।
In addition to files and directories, DIR also display both the volume name and amount of free storage space on the disk। यानी कि ये न केवल उन फाइलों के बारे में बताता है बल्कि ये बताता है कि उनका कितना वॉल्यूम है, यानी कि वो कितना स्थान घेरती हैं, और आपकी मेमोरी के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर कितना स्पेस खाली है और कितना भरा हुआ है। इफ देयर आर फाइल स्टोर्ड इन द करंट डायरेक्टरी, अगर उस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल स्टोर है तभी ये दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। सातवां प्रश्न है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं, और जो आपके ड्राइवर होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके अलावा जो जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आठवां प्रश्न है अ निबल इज इक्वल टू डैश बिट। तो स्टोरेज में एक निबल कितने बराबर होता है, कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल जो है आपका 4 बिट के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। और 2 निबल आपके 8 बिट के बराबर होते हैं, और 8 बिट आपका 1 बाइट के बराबर होता है। नौवां प्रश्न है इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। यानी कि HTML जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो वो जो हम शब्द लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं, उनको एनक्लोज्ड, उनको किन सिंबल्स के माध्यम से बंद किया जाता है? तो उनके लिए हम जो एंगुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और लोअर देन, ये क्या है हमारी एंगुलर ब्रैकेट कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, HTML के जो कोड हैं वो कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं HTML, ये डॉक टाइप तो वैसे लिखा हुआ है ताकि जो ब्राउजर है उसको बताया जा सके कि ये जो फाइल है ये HTML लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। तो वैसे स्टार्टिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो HTML से शुरू होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये सभी टैग आपके जो है एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं। 10वां प्रश्न है डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर। यानी कि कौन सा प्रिंटर ऐसा होता है जो एक समय में एक कैरेक्टर से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकता है? तो वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक डॉट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की गई एक इमेज है जिसमें लिखा हुआ डिलीवरी। यानी कि डॉट मैट्रिक्स का मतलब होता है केवल बिंदु, एक बार में एक डॉट वो क्लिक करेगा और एक बिंदु बनेगा। तो इस तरह से डॉट 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 क्लिक करके वो पूरी की पूरी फाइल तैयार करेगा। 11वां प्रश्न है इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू विद इन द लिस्ट। यानी कि किसी भी लिस्ट में हाईएस्ट वैल्यू को ढूंढने के लिए हम किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में? तो उसके लिए हम मैक्स यानी मैक्सिमम कमांड का यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम जो बड़ी से बड़ी वैल्यू हो उसको किसी भी लिस्ट से, सीरीज से, रेंज से ढूंढा जा सके, फाइंड किया जा सके। 12वां प्रश्न है व्हाइल द कंप्यूटर एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम द प्रोग्राम इज हेल्ड इन। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो जो प्रोग्राम होता है वो कहां पर होल्ड होता है? तो ये जो हेल्ड है ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो कहां पर वो उसको होल्ड करके रखा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन ए रैम के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं व्हेन द सीपीयू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम दैट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो वो जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर होता है। आल्सो कॉल्ड द रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन एडिशन टू द प्रोग्राम मेमोरी कैन आल्सो होल्ड डेटा दैट इज बीइंग यूज्ड और प्रोसेस्ड बाय द प्रोग्राम। यानी कि जो हमारी रैम होती है वो सारे के सारे डेटा को होल्ड करके रखती है तब तक जब तक जो प्रोग्राम हमने रन किया वो किसी डेटा को प्रोसेस नहीं करता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रैम है वो क्या करती है, जब हम किसी एप्लीकेशन को चलाते हैं तो एप्लीकेशन का जो साइज है 50 MB 60 MB, ठीक है, तो वो सारी की सारी जानकारी जो उस रैम के अंदर चली जाती है। तभी कहते हैं कि हमारी कंप्यूटर की रैम जितनी बड़ी होगी हम उतनी ज्यादा बड़ी एप्लीकेशंस को चला पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा आपका जो मोबाइल है उसमें फ्री फायर जो गेम है 400-500 MB का होता है, लेकिन जो PUBG होता है वो 2 GB तक का होता है। तो अगर आपकी मोबाइल में रैम 2 GB से कम है तो वो गेम नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा जो डेटा है उस PUBG गेम का या फिर उस फ्री फायर गेम का वो आपके जो रैम है उसके अंदर होल्ड नहीं हो सकता, वो उसके पकड़ से बाहर होता है।
तो रैम क्या होती है, रैम जो है किसी भी प्रोग्राम को जो है होल्ड करके रखती है जब भी उसको रन किया जाता है। 13वां प्रश्न है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अब जान लेते हैं कि एनालॉग और डिजिटल कौन से होते हैं और हाइब्रिड कौन से होते हैं। तो ये डेफिनेशन है एनालॉग कंप्यूटर्स की। एन एनालॉग कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर that is used the continuously changeable aspect of the physical phenomena such as electrical, mechanical और hydraulic quantities. Example thermometer, speedometer और स्पिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो केवल बार बार बदलती फ्रीक्वेंटली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल फिनोमिना। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, तो आप फिजिकली बाइक चला रहे हैं, तो बाइक का जो टायर है वो जितनी तेजी से घूमेगा वो उसका फिजिकल फिनोमिना है, वो सिर्फ उसी को मापेगा। ठीक है, यानी कि टायर जितनी जल्दी से घूमेगा उसी को मापेगा। वो कौन मापता है? आपकी बाइक का जो मीटर होता है, जो स्पीड दिखाता है, वो होता है आपका स्पीडोमीटर। वो क्या है? वो एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं जब टेम्परेचर यानी कि तापमान को मापना होता है। जैसे डॉक्टर आपका बुखार चेक करता है या फिर किसी और जगह पर कमरे का तापमान चेक करने के लिए भी थर्मामीटर का यूज होता है। तो थर्मामीटर में क्या होता है कि जितनी अधिक गर्मी होगी उतने ज्यादा जो है तापमान वहां पर बताया जाएगा। उसके बाद है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या होता है? जब डॉक्टर आपके हार्ट बीट, दिल की धड़कन को मापता है, तो उसमें वो स्फिग्नोमेनोमीटर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को चेक करने का, तो वो भी क्या आता है? फिजिकल एस्पेक्ट को चेक करता है। जैसे जितनी आपकी दिल की धड़कन होगी, आपकी बाजू पर वो पट्टी लगाता है, तो जितनी आपकी दिल की धड़कन होगी उसी को मापेगा, उससे ज्यादा वो नहीं बता सकता, इससे उससे ज्यादा जानकारी वो आपको नहीं दे सकता है। तो फिजिकल जितने भी काम होते हैं उनको मापने के लिए जो है जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हर एक वो कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है, यानी कि खुद कुछ प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनी ऑफ क्लास ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, इट ऑपरेट्स ऑन डेटा इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड, लेटर, सिंबल दैट आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी कोड। यानी कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी ऐसा कंप्यूटर हो जो थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकता है बाय द यूज ऑफ बाइनरी नंबर 0-1, जो क्या बाइनरी नंबर होता है उनका इस्तेमाल करके। जैसे डिजिटल वॉच, आपकी घड़ी, ठीक है, कैलकुलेशन करती है तभी आपको सही टाइम देती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी डिजिटल वेटिंग मशीन। आपकी जो वजन नापने की एक मशीन होती है डिजिटल, आपने दुकानों पर देखे होंगे, उस पर वजन रखा जाता है और वो डिजिटली कैलकुलेट करती है कि कितना वजन है। उसके बाद आता है आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी क्या करता है? आपके जमा, घटा, गुणा, भाग कैलकुलेशन का काम करता है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आप सब जानते हैं एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर दैट एक्सिबिट फीचर ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर के भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपकी एटीएम मशीन। एटीएम यानी कि ऑटोमेटिक टीलर मशीन, जहां से आप पैसे निकालते हैं। तो ऑटोमेटिक जो एटीएम जो होता है वो हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि एक तो वो आपको फिजिकली पैसे दे रहा है, ठीक है, कैश में रुपए दे रहा है, वो फिजिकली देगा। दूसरा, वो उन पैसों को काउंट करेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, फिर कैलकुलेशन करेगा कि आपने कितने निकाले हैं, और आपके अकाउंट में फिर से डिटेल भरेगा कि इतने पैसे आपके बच गए। तो वो आपको एक रसीद भी, एक रिसिप्ट भी निकाल के साथ में देता है कि कितने पैसे आपने निकाले और कितने अभी बाकी हैं। तो जो एटीएम है वो दो तरह के काम करता है, फिजिकली आपको पेमेंट भी देता है और बैकग्राउंड में आपकी प्रोसेसिंग भी करता है आपके अकाउंट के साथ में। ठीक है, दूसरा है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर जब आप पेट्रोल डलवाते हो, डीजल कुछ भी डलवाते हो, तो वहां पे आपने देखा होगा उस पर जो है नंबर में लिखा जाता है कि आपको कितना कितना पेट्रोल चाहिए। तो आप सिंपल कहते हो कि मुझे 100 रुपए का पेट्रोल चाहिए। अब आपने लिखा सिर्फ 100 रुपए। अब जो पेट्रोल मशीन क्या होगी, वो कैलकुलेशन करेगी कि 100 रुपए में कितना पेट्रोल आपको दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पेट्रोल 80 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर है, 120 रुपए लीटर है। तो अगर 120 होगा तो आपको 100 में थोड़ा कम देगा 1 लीटर से, अगर 80 से कम है तो 100 रुपए में आपको 1 लीटर से ज्यादा देगा। तो वो क्या करे, वो कैलकुलेशन करके आपको पेट्रोल देगा। अगला प्रश्न है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। तो सिंपली EEPROM की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका
सही है। यहाँ पर डेफिनेशन में आप देख सकते हैं EEPROM, इसे हम E2PROM भी कहते हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि आप जान चुके हैं। एंड इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट रहता है, डिलीट नहीं होता है। 15वां प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज। तो जो दो स्ट्रिंग होते हैं उनको कंबाइन, उनको जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जो दो तरह के होते हैं, ज्वाइन मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग, दे आर टू कॉन्केटिनेशन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लस ऑपरेटर और एक होता है आपका एंड ऑपरेटर। ये दोनों के हैं आपके कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होते हैं और किन्हीं भी दो स्ट्रिंग को आउटपुट में जोड़कर देने का काम करते हैं। 16वां प्रश्न है विच कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? तो कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है? जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, यानी कि जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है सीपीयू के अंदर, वह हमारा कैलकुलेशन करने का काम करता है। 17वां प्रश्न है विच प्लेस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन घाटी यानी कि सिलिकॉन वैली कहते हैं। 18वां प्रश्न है द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड, यानी कि जब कंप्यूटर का आप इनपुट देते हो किसी काम को करने के लिए और जब उसका आउटपुट निकल के आता है तो बीच में जितना भी टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। यानी कि टर्न का मतलब होता है मुड़ना, यानी कि आपने इनपुट दिया और वो जानकारी प्रोसेसर तक जाएगी और प्रोसेसर से फिर मुड़ करके वापस आपके आउटपुट डिवाइसेस तक आएगी। तो वापस आने में जो टाइम लगता है उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। 19वां प्रश्न है एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज, यानी कि कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर का एक भाग से दूसरे भाग तक जानकारी को पहुंचाने का काम करता है, जानकारी हो या फिर सिग्नल हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे, उसे हम बस कहते हैं। तो बस क्यों उसे बस इसलिए कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग के अंदर एक लैन नेटवर्क होता है, तो उस लैन नेटवर्क को हम जो है बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। लैन नेटवर्क में जो है बस टोपोलॉजी हमें उसको बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक वायर होती है और उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और उसी से कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करते हैं। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ बस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के आंतरिक जो भी भाग होते हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में एक कंपोनेंट से दूसरे में जानकारी पहुंचाने के लिए जो रास्ता बना होता है उसे हम बस कहते हैं। 20वां प्रश्न है यूएसबी इज डैश टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? यूएसबी यानी कि जो आपकी पेन ड्राइव होती है, यूएसबी मेमोरी होती है, वो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस इज ए सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन ऑल कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल, यानी कि कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, सब में सपोर्ट करती है। इट इज ए प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो यूएसबी क्या होती है? ये प्लग एंड प्ले पोर्टेबल डिवाइस है दैट इज यूज्ड फ्लैश मेमोरी एंड लाइट वेट इनफ टू अटैच टू ए की चेन। ठीक है, तो आप इसे जो है की चेन यानी कि छल्ले में भी डाल सकते हो, बिल्कुल छोटी होती है। 21वां प्रश्न है द फास्टेस्ट कॉस्टियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज, यानी कि सबसे तेज भी है, कॉस्टियर यानी कि महंगी भी है और रिलेटिवली स्मॉल यानी कि बहुत छोटे मेमोरी, बहुत छोटे साइज में भी होती है। तो वो कौन सी होती है आपकी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है? बहुत तेज, सबसे फास्ट होती है लेकिन सबसे महंगी भी होती है और बहुत कम, जैसे 1 GB में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कैच मेमोरी बहुत कम होती है, मैक्सिमम होती है 10 MB। ठीक है, कैच मेमोरी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 MB तक की जो डेटा है उसको स्टोर कर सकती है। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कैच मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज ए बफर बिटवीन रैम द सीपीयू। रैम और सीपीयू के बीच में बफर का काम करती है, जानकारी को पहुंचाने का काम करती है। इट होल्ड फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू व्हेन नीडेड, यानी कि ये केवल बार बार इस्तेमाल होने वाले रिक्वेस्टेड डेटा को होल्ड करके रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर सीपीयू को तुरंत उसको दिया जा सके। ठीक है, तो कैच मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, यानी कि जो आपकी कैच मेमोरी होती है वो टाइम को कम कर देती है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर की कैच मेमोरी की कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि आपका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, तो
उसकी कैश मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी मेन मेमोरी यानी कि जो आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस करने में, उसको ढूंढ कर लाने में जो समय लगता है उसको कम कर देती है, यानी कि आपके कंप्यूटर को एक तरह से फास्ट कर देती है कैश मेमोरी। 22वां प्रश्न है विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट। इंटरनेट पर किस प्रकार की स्विचिंग होती है, तो इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग होती है, यानी कि इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। तो आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो पूरा मैसेज नहीं जाता, जब आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं आपने देखा होगा कि वो फाइल जब डाउनलोड होती है तो थोड़ी थोड़ी डाउनलोड होती है, ठीक है, यानी कि 5 MB 20 MB 4 MB 3 MB, तब जाकर के वो पूरी फाइल डाउनलोड होती है। तो थोड़ा थोड़ा जो भाग आ रहा होता है उसे पैकेट स्विचिंग कहते हैं, यानी कि पैकेट के छोटे छोटे भागों में होकर वो आ रही होती है। 23वां प्रश्न है बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आर कॉल्ड। तो जो किताबें होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटली जो किताबें होती हैं इंटरनेट पर, जैसे PDF, उसे क्या कहते हैं, उसे हम ई बुक कहते हैं। 24वां प्रश्न है इन MS Excel डैश आर एन एक्सलेंट टूल टू प्रेजेंट डेटा इन ए वर्कशीट इन अ विजुअली अपीलिंग फॉर्मेट विच एड्स इन एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग डेटा। तो MS Excel के अंदर एक्सलेंट टूल वो कौन सा होता है, सबसे बेहतर टूल जो कि आपके डेटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो होती है आपके चार्ट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन सा सर्च इंजन इंटरनेट पर कितना जो है शेयर मार्केट, कितना ट्रैफिक जो है लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इमेज को आप देखेंगे तो सिर्फ एक बार में जो है आंखें खोलकर पता लगा लेंगे कि कौन सा जो ब्राउजर है वो सबसे ज्यादा शेयर मार्केट लिए हुए है। तो गूगल, जो कि गूगल का जो क्रोम है वो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर सबसे ज्यादा गूगल का यूज करते हैं। इसके अलावा याहू सर्च इंजन है, बिंग है जिसका 3% है, एक AOL है जिसका 2% है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो है सर्च इंजन है जो कि अपना शेयर मार्केट लिए हुए हैं। तो चार्ट जो होते हैं उनके माध्यम से हम डेटा को अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। 25वां प्रश्न है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश प्रोवाइड अ नीट वे टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ सेल्स। तो MS वर्ड के अंदर अगर हमें कॉलम और रो दिखानी है तो वो किस तरह से दिखाएंगे। कॉलम और रो अगर हमें MS वर्ड में दिखानी है तो हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 26वां प्रश्न है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज सेटअप डैश इज द स्पेस लेफ्ट ऑन द साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग। यानी कि MS वर्ड के अंदर जब हम पेज सेटअप करते हैं तो हमारा जो पेज होता है उसके लेफ्ट साइड में बाएं तरफ हम जो जगह छोड़ते हैं, द स्पेस जो जगह छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम गटर कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं, ठीक है। फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग यानी कि उसको बांधने के लिए और उन पेजों को चिपकाने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसे हम बाइंडिंग यानी कि गटर मार्जिन कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो यह जो नोटबुक है इसके बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में जो जगह छोड़ी जाती है वह जगह इसलिए छोड़ी जाती है ताकि उस जगह को जो है पेजों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 27वां प्रश्न है टुडे डैश आर सीन एज पर्सनल एसेसरी पोर्टेबल पावरफुल एंड सिंपल टू ऑपरेट। तो आज के समय में वो कौन सी एसेसरी, कौन सा सामान है जो पोर्टेबल है, पावरफुल है और सिंपल टू ऑपरेट है। तो वो होते हैं हमारे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और पावरफुल भी होते हैं और सिंपली ऑपरेट यानी कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली भी है। 28वां प्रश्न है डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर सरकार को जो ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटली जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो वो संस्था कौन सी है, तो वो है NIC, जो कि ऑप्शन ए या एक यहाँ पर आपका सही है। 29वां प्रश्न है इन HTML डैश कंटेन्स ऑल द कंटेंट दैट यू विश टू प्रेजेंट। यानी कि HTML के अंदर वह कौन सा टैग होता है या फिर कौन सा भाग होता है जहां पर वो सारी जानकारी होती है जो भी आप किसी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, जो कि आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ द पेज यानी कि जो आपका बॉडी एरिया होता है, बॉडी टैग के अंदर जो भी आप जानकारी लिखते हैं वो सब आप जो वेबसाइट पर रिप्रेजेंट प्रेजेंट
कर सकते हो। 30वां प्रश्न है वेब एप्लीकेशंस आर डिजाइंड टू इंटरप्रेट डैश टू डिस्प्ले टेक्स्ट इमेजेस एक्सेट्रा, यानी कि जो वेब एप्लीकेशन यानी कि वो एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर काम करती है, किसी वेबसाइट को दिखाती है, यानी कि जो वेब ब्राउजर होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है टू इंटरप्रेट, किसको इंटरप्रेट करने, किसको रन करने के लिए, किसको समझने के लिए, किसको पढ़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जैसे कि आपका क्रोम वेब ब्राउजर वो एक वेब एप्लीकेशन है, यानी कि वेबसाइट रन कर सकते हैं उसके माध्यम से हम। तो जो वेब ब्राउजर है उसको हम जो बनाते हैं ताकि वो HTML लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सके, उसको पढ़ सके, उसको रीड कर सके। 31वां प्रश्न है डैश अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन जो ए है जो कि मोजिला फायरफॉक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक जो क्या है, यह एक वेब ब्राउजर है जिससे हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि क्रोम एक वेब ब्राउजर, उसी तरह मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है जिसे हम सिंपल जो है फायरफॉक्स भी कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है। 32वां प्रश्न है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट, यानी कि इंटरनेट पर इंटरनेशनल जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया जाता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जब पैसे पहुंचाए जाते हैं तो किसी भी बैंक के पास एक कोड होता है जिसे हम स्विफ्ट कोड कहते हैं। तो स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर पूछी गई है। तो स्विफ्ट कोड का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि ऑप्शन डी यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 33वां प्रश्न है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ, यानी कि जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको कैरेक्टराइज यानी कि विभाजित किया गया था सबसे ज्यादा किस चीज के इस्तेमाल के कारण। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें सबसे ज्यादा किसका यूज किया, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था, इसलिए उन्हें जो कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि ट्रांजिस्टर जो टेक्नोलॉजी है उसी के अनुसार उन्हें सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स थी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का इस्तेमाल किया गया था। 34वां प्रश्न है अ डेटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज नोन एज, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है उसके अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उस डेटाबेस को कहते हैं, उसे हम रजिस्ट्री कहते हैं। रजिस्ट्री यानी कि आपने देखा होगा जब भी आप अपनी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करते हो तो अगर आप चाहे तो उसमें जो पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो जो पासवर्ड आपने लगाया, जो यूजर नेम आपने उसमें लगाया, वो जहां पर स्टोर होता है, जो डेटाबेस होता है उसे हम रजिस्ट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि विंडो को जब हम ओपन करते हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग में पासवर्ड नहीं लगते, हम विंडो को ओपन करने के बाद किसी पर्टिकुलर फोल्डर पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं, किसी फाइल पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो किसी फाइल का पासवर्ड, किसी फोल्डर का पासवर्ड, वो सब कहां पे स्टोर होता है, वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, आपकी सी ड्राइव के अंदर ही किसी फोल्डर में स्टोर होते हैं, तो उस डेटाबेस को हम रजिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं द विंडो रजिस्ट्री इज ए हियरार्किकल डेटाबेस दैट स्टोर लो लेवल सेटिंग फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फॉर एप्लीकेशंस दैट यूज द रजिस्ट्री, यानी कि सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, उसके अंदर जो और एप्लीकेशन होती है उन पर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं और वो पासवर्ड भी आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि उसका जो डेटाबेस होता है उसके अंदर स्टोर होते हैं। 35वां प्रश्न है इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PaaS, तो क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि आपकी जो गूगल ड्राइव है वो क्या है, वो क्लाउड स्टोरेज है। तो इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग होती है तो उसके अंदर PaaS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो फ्री फायर गेम है जब आप उसको मोबाइल में रन करते हो तो मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में फ्री फायर गेम को डाउनलोड किया, उसको आप रन कर रहे हो, तो आप अपनी ईमेल आईडी से जब आप उसको रन करते हो तो आपने जितने भी बैच जीते हैं, जितने भी मैच खेले हैं, आपका सारा रिकॉर्ड है वहां पर। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी ईमेल आईडी के बजाय अपने किसी दोस्त की ईमेल आईडी उसमें लॉगिन करते हो तो आपके दोस्त ने आपसे जितने ज्यादा कैरेक्टर जीते हैं, उसके बाद जितने भी डायमंड है, वो सारी जानकारी, ठीक है, वो सारी जानकारी आप जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है एक क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कहीं ना कहीं स्टोर थी। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग और एक प्लेटफॉर्म होता है जो एक सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। 37वां प्रश्न है हु डेवलप्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स स्टार्टेड एज ए प्रोजेक्ट बाय ए स्टूडेंट ऑफ फिनलैंड, सिंपली यहाँ पे पूछा गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो था उसको किसने डेवलप किया था, किसने उसे बनाया
बनाया था? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था लिनस टॉरवेल्ड्स ने, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, और इन्हीं के नाम पर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिनक्स रखा गया है। 37वां प्रश्न है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन पर, ये भी एक पीडीएफ है, और जो पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करेंगे वो भी एक पीडीएफ है। तो उस पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस? तो इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो कि एक प्रिंटर की तरह काम करता है वो भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो आपकी जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है और एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, जॉयस्टिक। 39वां प्रश्न है, विच प्रोसेस रेफर्स टू द स्टार्टिंग अप ऑफ ए कंप्यूटर एंड द लोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम? यानी कि वो है कौन सा प्रोसेस होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं? तो सिंपली स्टार्टिंग टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 40वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो टूल? तो इनमें से कौन सा एक ऑडियो टूल है? तो आर्डर जो है वो एक ऑडियो टूल है, जो कि ऑप्शन 4 है। आर्डर क्या है? एक डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन एप्लीकेशन है जिसे हम रन कर सकते हैं लिनक्स में, मैक में और आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो में। इसके अलावा FreeBSD ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी के अंदर इस एप्लीकेशन को चलाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये ऑडियो एडिटिंग टूल है, यानी कि आपकी जो वॉइस है उसको एडिटिंग कर सकते हैं आप इस टूल के, सॉफ्टवेयर के अंदर। 41वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नॉर्ट्रॉन, कास्परस्काई और अवास्ट ये सब आपके क्या है? एंटीवायरस है। इसके अलावा लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 42 क्वेश्चन है, विच रिफरेंस टू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी व्हाट डज लीडर स्टैंड्स फॉर? तो जो आपकी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें LIDAR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो LIDAR के मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, यानी कि आप एक लाइट होती है और उस लाइट जहां तक जाती है उसकी रेंज में जो भी वस्तु आती है उसका पता लगाती है कि वह क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, लीडर इज अ मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस बाय इल्यूमिनेटिंग द टारगेट विद लेजर लाइट एंड मेजरिंग द रिफ्लेक्शन विद सेंसर। यानी कि एक लाइट भेजी जाती है और उस लाइट के माध्यम से पता लगाया जाता है कि टारगेट कितनी दूरी पर है, तो उसे लीडर कहते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में। 43 क्वेश्चन है, इन द डोमेन नेम्स द एक्सप्रेशन .au स्टैंड फॉर? तो जो आपके डोमेन नेम होती है, यानी किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है, मेन नाम, उसे डोमेन नेम कहते हैं। तो अगर आप .au नाम से कोई वेबसाइट लेते हैं तो .au का मतलब क्या है? तो .au का मतलब है कि ये वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, au का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप .in की वेबसाइट लेते हैं तो इसे पता चलता है कि ये इंडिया की वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज? तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो प्रोजेक्टर आउटपुट है, हेडफोन आउटपुट है, साउंड कार्ड आउटपुट। लेकिन जो वेबकैम होता है, कि यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख लीजिए एक कैमरा है जो आपकी LCD कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसके ऊपर लगा होता है। इसके अलावा लैपटॉप में भी होता है। ये सब क्या, ये सब आपके वेबकैम होते हैं, कैमरा होते हैं जो कि इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद रेफरेंस टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट डज NEFT स्टैंड फॉर? तो भारतीय बैंकिंग सिस्टम के अनुसार NEFT की फुल फॉर्म क्या है? NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। जो NEFT है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? सिस्टम है, जो कि मेंटेन किया जाता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2005 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट डज IP स्टैंड फॉर? तो IP की फुल फॉर्म क्या होती है? IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। और IP क्या होता है? यानी कि इंटरनेट चलाने वाला हर वो उपकरण, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है या कुछ भी है, अगर वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है तो उसके पास एक IP एड्रेस होता है और उसी के माध्यम से इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को, मोबाइल को ढूंढा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस? तो इनमें से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर ये होता है कि सॉफ्ट कॉपी वह जानकारी होती है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन हार्ड कॉपी वो जानकारी हो सकती है, वो जानकारी होती है जिसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं। तो प्लॉटर क्या? प्लॉटर एक प्रिंटर होता है जो कि हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। तो प्लॉटर क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, ये एक हार्ड कॉपी डिवाइस। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका
सही है। नीचे जानकारी लिखी हुई है, अ प्लॉटर इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक ए प्रिंटर दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक इंस्टेड ऑफ टोनर प्लॉटर यूज अ पेन पेंसिल मार्कर और अनदर राइटिंग टूल टू ड्रा मल्टीपल कंटिन्यूअस लाइंस इनटू पेपर रादर देन ए सीरीज ऑफ डॉट्स लाइक ए ट्रेडिशनल प्रिंटर। यानी कि पुराने ट्रेडिशनल प्रिंटर की तरह ये डॉट प्रिंट नहीं करता है। इसमें क्या होता है, एक पेंसिल होती है जो कि जो ड्राइंग बनाकर जो है प्रिंट निकालता है। आपने देखा होगा शहर में आप जाते हैं तो दुकानों के बाहर जो बैनर लगे होते हैं वो प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस। तो इनमें से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। थंब ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव पोर्टेबल है, आईपॉड वो भी पोर्टेबल है, गाने सुनने के लिए जेब में रख के घूमते हैं, लैपटॉप भी पोर्टेबल, लेकिन डेस्कटॉप प्रिंटर जो होते हैं जिनमें काफी बड़ा सीपीयू अलग होता है, आपकी मॉनिटर स्क्रीन अलग होती है, तो ये क्या है, ये घर में रखा होता है, किसी शॉप में रखा होता है, कैफे में रखा होता है, ये पोर्टेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उस हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी डिजिटल यानी कि हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ ए लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। यानी कि एमएस ऑफिस के अंदर या फिर वर्ड के अंदर, ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके सेंटर में अलाइन करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E से हम जो सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सी से हम कॉपी कर सकते हैं, जी से हम गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और Ctrl+A से हम हमारे डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करते हैं या फिर पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर से हम इनपुट कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो मॉनिटर है, जो जिसपे हम हमारी जानकारी दिखाई देती है, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं, तो मॉनिटर क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है, उससे हम इनपुट नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कौन सी यूनिट है जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004। तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था 4004 किस कंपनी ने बनाया था, यह बनाया था इंटेल ने। ठीक है, तो इंटेल कारपोरेशन ने जो है 1971 को पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। यानी कि पेज को प्रिंट करने से पहले उसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम Ctrl+F2 जो शॉर्टकट की होती है उसका इस्तेमाल करते हैं प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो इनमें से जो ट्विटर आपने देखा होगा, अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करें, ट्विटर क्या है, ट्विटर एक क्या है, एक शॉर्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यानी कि बहुत ही छोटे शब्दों में लोग वहां पर जो अपने ब्लॉग लिखते हैं, जानकारी देते हैं। तो ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है और उसके को फाउंडर कौन है, उसके को फाउंडर है जैक डॉर्सी, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। ट्विटर के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी हुई है कि ट्विटर इज एन अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस ऑन विच यूजर्स पोस्ट एंड इंटरेक्ट विद मैसेजेस नोन एज ट्वीट्स। ट्विटर क्या है, ट्विटर के एक माइक्रो ब्लॉगिंग या फिर एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सर्विस है, जिसमें जो यूजर होते हैं वो पोस्ट करते हैं एक मैसेज को, ठीक है, जिन्हें हम ट्वीट्स कहते हैं कि किसी ने ट्वीट किया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि रजिस्टर्ड यूजर्स कैन पोस्ट, लाइक एंड रीट्वीट्स, ठीक है, बट अनरजिस्टर्ड यूजर्स कैन ओनली रीड देम। यानी कि ट्विटर पर जो रजिस्टर्ड किए हुए यूजर होते हैं वो उन पोस्ट को क्या कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, वो खुद भी पोस्ट कर सकते हैं, उनको लाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के ट्विटर चलाते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन किए, तो आप उन पोस्ट को केवल पढ़ सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 21 मार्च 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को बनाने में जो है जावा, रूबी, स्केल और जावास्क्रिप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपने देख लिया कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। और फाउंडर आप देख सकते हैं जैक डॉर्सी, जो कि अभी आपसे प्रश्न पूछा था, इवान मिलियन, नो ग्लास और बिज स्टोन, ये 4 व्यक्ति है जिन्होंने मिलकर इस ट्विटर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट। तो एक्सेल के अंदर फार्मूला से पहले किस सिंबल का यूज करते हैं, बराबर के चिन्ह, इक्वल का निशान का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ बाइट इज इक्वल टू डैश बिट। तो कंप्यूटर के अंदर जो 1 बाइट
के कितने बिट्स के बराबर होता है, तो 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल यानी कि किसी भी वेबसाइट का कोई भी लिंक यूआरएल कहलाता है, और यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि ऑप्शन चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।